प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 17वें ब्रिक्स समिट के बारे में और उसके कंक्लूजन्स के बारे में। ब्रिक्स समिट में क्या महत्वपूर्ण हुआ, कौन से नए निर्णय लिए गए और इसका क्या फायदा ब्रिक्स देशों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थीं और जो रियो डिक्लेरेशन जारी किया गया, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन, उसमें मूल रूप से क्या बात थी, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो के साथ जिसमें हम ब्रिक्स की बहुआयामी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है विवेक ओझा और हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रिक्स के अलग अलग डायमेंशंस के बारे में। तो ब्रिक्स की सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार जो समिट हुई उसमें जो लोगों की निगाह थी वो इस मुद्दे पर थी कि ब्रिक्स समिट में ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इंडिया ने तो भाग लिया लेकिन चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने, शी जिनपिंग ने भाग नहीं लिया इसमें, और इसके साथ साथ पुतिन ने भी डायरेक्टली इसमें भाग नहीं लिया। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पेजेस्कियन, उन्होंने भी भाग नहीं लिया, और इसके साथ साथ जो इजिप्ट है जो कि मेंबर बन चुका है, वो उसके जो अल सीसी हैं प्रेसिडेंट, वो भी उन्होंने भी भाग नहीं लिया। तो बहुत से लोग इस पर क्वेश्चन मार्क भी उठा रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रुप है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो इसमें से गायब हैं, तो इसका क्या तुक बनता है। तो यहां पर यह स्पष्टीकरण जरूरी हो जाता है कि इस समय दुनिया एक अलग ही मोड़ पर जा रही है। जियोपॉलिटिकल राइवलरी बहुत से देशों के बीच में चल रही है। रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, इजराइल फिलिस्तीन से लड़ रहा है, और भी तमाम जगहों पर ऐसे स्थितियां युद्ध की बनी हुई हैं। और ईरान के ऊपर भी मिलिट्री स्ट्राइक हो चुकी है। ईरान और अमेरिका के बीच का टसल और ईरान और इजराइल के बीच का जो टसल है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। तो ऐसे में इन देशों के प्रतिनिधियों का ना आना कोई बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है। इसलिए ब्रिक्स के जो उपादेयता है उसकी यूटिलिटी पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें रियो डिक्लेरेशन में, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन में इन लोगों ने बात क्या कही। बात यह थी कि सबसे पहले ब्राजील ने इस बात को समझा कि भाई कोप 30 होने वाला है यूएनएफसीसीसी का, जिसमें पूरी दुनिया के सदस्य देश यूएनएफसीसीसी में जब शामिल होंगे 196-97 देश मिल करके जो इन्वायरमेंटल मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यानी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर, उसको लेकर के एक माहौल बनाया जाए ब्रिक्स समिट में। चूंकि बेलेम जो ब्राजील में जगह है वहीं पर ये कोप 30 होना है, तो इसलिए ब्राजील ने सबसे पहले इसमें मुख्य रूप से इस समिट में ये कहा कि कैसे हम क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पर बात करें। आज विकसित देशों को यह समझना होगा कि उन्होंने जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और अन्य चीजें शुरू की और ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार उसका स्प्रेड किया, उस चीज को देखते हुए एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ग्रीन फाइनेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर छोटे छोटे देशों को किया जाए। तो क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे पर चर्चा हुई। क्लाइमेट क्राइसिस की जो सिचुएशन है पूरी दुनिया में, उस पर चर्चा हुई। यूरोपियन यूनियन किस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी, एक भेदभाव मूलक और एक प्रोटेक्शनिस्ट यानी संरक्षणवादी जो नीति अपना रहा है विकासशील देशों के खिलाफ, इस पर भी चर्चा हुई। और ब्रिक्स देशों ने थोड़ा तगड़े तरीके से इन पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया कि यूरोपियन यूनियन, तुम जिस तरीके से कार्बन बॉर्डर टैक्स की बात कर रहे हो या कार्बन बॉर्डर जो एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हो और डिफॉरेस्टेशन फ्री ट्रेड की बात कर रहे हो, ये तो विकासशील देशों के हितों पर क्वेश्चन मार्क लगाना जैसा हो जाएगा। क्योंकि अभी जो विकासशील देश हैं वो फॉसिल फ्यूल पर निर्भर हैं, कार्बन उनके प्रोडक्ट्स में एमिट होगा ही, और वो अभी धीरे धीरे ही डीकार्बोनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे या लो कार्बन इकोनॉमी धीरे धीरे बना पाएंगे, ग्रीन इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे आगे जा पाएंगे। जरूरी ये हो जाता है कि कैसे इस मामले में यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो सहयोग करें कि अगर विकासशील देश जो कि ट्रांजिशनल इकोनॉमी कहे जाते हैं, अब वो धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं रीन्यूएबल एनर्जी में और धीरे धीरे आगे आ भी जाएंगे, लेकिन अभी से उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाए कि नहीं, अगर तुम्हारे किसी प्रोडक्ट से कार्बन एमिशन ज्यादा हो रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट को यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं करने दिया जाएगा।
या यूरोपियन देशों में इंटर नहीं करने दिया जाएगा, तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण हो जाएगा। इस बात के खिलाफ आवाज उठाई गई है ब्रिक्स समिट में। इसके साथ साथ जो संरक्षणवादी नीतियां हैं विकसित देशों की, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया है इसमें, क्योंकि ये लगाना इसलिए भी जरूरी है कि ब्रिक्स का औचित्य क्या है। ब्रिक्स में जो सदस्य देश हैं वो सब विकासशील देश हैं, और ये जो विकासशील देश हैं ये इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के रूप में इन्हें अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट भी करना है। और किससे प्रोटेक्ट करना है? तो विकसित देशों से प्रोटेक्ट करना है। और विकसित देश आज संरक्षणवादी नीतियों पर चल रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, जर्मनी फर्स्ट की बात कर रहा है, इटली है, तमाम ऐसे यूरोप के देश हैं जो अपने आर्थिक संरक्षणवादी नीतियों को सामने लेकर के चल रहे हैं, और टैरिफ लगाने में, नॉन टैरिफ बैरियर लगाने में कोई भी चूक नहीं कर रहे हैं। ब्रिक्स के देशों को टैरिफ के नाम पर टारगेट करने की कोशिश ट्रंप ने की। इस चीज को भी ब्रिक्स देशों ने देखा कि भाई जब उन्हें अगर इस तरीके से एक चुनौती मिलेगी तो इन्हें भी कुछ ना कुछ काउंटर बैलेंस तो करना ही होगा। इसलिए इस समिट में डॉलर के मुद्दे पर भी थोड़ा बातचीत हुई, लेकिन बहुत ज्यादा हार्श तरीके से डॉलर के अगेंस्ट में इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी कोप 30 होना है तो उसमें अमेरिका का सहयोग भी चाहिए, क्योंकि विकसित देश पर्यावरणीय मुद्दों पर जब अपना दृष्टिकोण और अपना जो कमिटमेंट है वो ठीक से करेंगे तभी कुछ हो पाएगा क्लाइमेट जस्टिस। इसलिए ब्राजील ने बहुत सोच समझ करके अपनी चेयरमैनशिप में डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, इस मुद्दे को बहुत ज्यादा मजबूती से इस बार के समिट में नहीं उठाया। नहीं तो इसके पहले ये लोग खुल करके कह रहे थे कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए, और डॉलर जो इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है उसको रिप्लेस करके ये लोग अपने रीजनल करेंसी में ट्रेड करें। और कई ऐसे ब्रिक्स के मेंबर स्टेट्स हैं वो आपसी स्तर पर ऐसा ट्रेड करने भी लगे हैं लोकल करेंसी में। जैसे चाइना जो कि इसका सदस्य है ब्रिक्स का, वो यूएई के साथ रेनमिनबी में व्यापार करने लगा है। इसी तरीके से चाइना साउथ अफ्रीका के साथ भी रेनमिनबी में व्यापार कर रहा है। तो ये जो इनका जो डॉलर को एक काउंटर करने की प्रक्रिया है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डॉलर का जो हेजीमनी है वो मल्टीलैटरलिज्म और जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर है, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको क्रश करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी ताकतों को एक प्रतिकार, एक उनका प्रतिरोध किया जाए। इसलिए इस मुद्दे पर भी यहां पर चर्चा हुई। इसके साथ साथ जो मिलिट्री एक्शंस लिए गए हैं, यानी दुनिया को जो युद्ध में थोपा जा रहा है, युद्ध उस पर थोपा जा रहा है, और उन्मादी तरीके से, इंसेन तरीके से, एक सनक के साथ अलग अलग युद्ध किए जा रहे हैं, और युद्धों को बहुत लंबा खींचा जा रहा है जानबूझ करके। इस चीज का विरोध किया गया। ब्रिक्स सदस्य देशों ने ईरान पर जो मिलिट्री स्ट्राइक हुआ है उसकी भर्त्सना की है, उसका विरोध किया है। इसके साथ साथ गाजा में जो अटैक्स हुए हैं इजराइल के द्वारा, उसका भी विरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि भाई इट इज वेरी इजियर टू इन्वेस्ट इन वॉर अदर देन पीस। पीस में आप जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, लेकिन आप वॉर में बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। आपको शांति में निवेश करना चाहिए, आपको युद्ध में निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध का जो आउटकम है वो हिंसा होगी, वो अस्थिरता होगी, वो तनाव होगा, वो उन्माद होगा। जरूरी यह है कि एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर बने, एक स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर बने, एक प्रॉस्परस विश्व व्यवस्था यानी एक समृद्ध विश्व व्यवस्था को बनाने के लिए दुनिया के ऐसे देशों को मिल करके काम करना होगा। कहते हैं कि किसी एक जगह पर अन्याय होता है तो वो अन्य जगहों पर भी अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। इसलिए अगर ये इस बात को पसंद नहीं किया जाना चाहिए कि हमारे यहां अन्याय नहीं हो रहा है, किसी दूसरे जगह पर अन्याय हो रहा है। दूसरे जगह की अन्याय की चीजें कब आपके घर में चली आएंगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए इनजस्टिस एवरीवेयर इज
अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो इसलिए ये जो धारणा है, इस पर ब्रिक्स अभी सदस्य देश काम कर रहे हैं। अगर वो खुल करके विरोध नहीं करेंगे, भारत को भी यूक्रेन के पक्ष में बोलना पड़ता है, भारत को कई अवसरों पर रशिया की जो चीजें हैं उसको भी काउंटर करना होता है बहुत ही चतुराई से, अमेरिका की चीजों को भी काउंटर करना होता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ जो एक मल्टीलैटरल ऑर्डर का सपना देख रहे हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि ऐसे देशों को ठीक तरीके से काउंटर किया जाए और अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी अचीव किया जाए। अब ब्रिक्स भी धीरे धीरे लगातार एक्सपैंड हो रहा है, ब्रिक्स में नए नए सदस्य बन रहे हैं। अभी लेटेस्ट सदस्य इंडोनेशिया भी बन गया है, जो कि ओपेक का भी सदस्य है, जो आसियान का सदस्य है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो इंडोनेशिया के जुड़ जाने से एक और ज्यादा ताकत मिलेगी ब्रिक्स को। इसके पहले ईरान जुड़ चुका है, इथोपिया जुड़ चुका है, और भी कई ऐसे देश हैं, इजिप्ट जुड़ चुका है, यूएई पूर्ण सदस्य बन चुका है। तो ऐसे जो देश हैं, यानी टोटल जो संख्या 10 हो चुकी है ब्रिक्स देशों की। पहले तो 5 ही थी, लेकिन अब 10 सदस्य देश हैं और 10 पार्टनर कंट्रीज भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो अब ब्रिक्स को एक नए सिरे से अपना जो योगदान है वो करना होगा, क्योंकि अब ब्रिक्स केवल जो है चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और रशिया नहीं रह गया है। अब जो नए देश जुड़े हैं वो सब अलग अलग कॉन्टिनेंट से संबंधित या अलग अलग जो विचारधारा से संबंधित, अलग अलग क्षमताओं वाले हैं, अलग अलग रिसोर्सेज वाले हैं। ऐसे में उन सब की भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक उदाहरण हम ऐसे देख सकते हैं कि अभी तक जो है ब्रिक्स सदस्य देश कहते थे कि हम रीन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को बहुत बढ़ावा देंगे और फॉसिल फ्यूल्स में हम कमी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार का जो ब्रिक्स समिट हुआ 17वां, उसमें साफ तौर पर यह संकेत मिला है और यह कहा गया है कि अभी भी दुनिया फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर रहेगी। ऐसा नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स को बहुत जल्दी खत्म किया जा सकता है। और ऐसी बात इसलिए ब्रिक्स के द्वारा कही जा रही है क्योंकि ब्रिक्स में कई ऐसे सदस्य जो जुड़े हैं जो फॉसिल फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कोल, नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब का प्रोडक्शन में वो लगे रहते हैं। तो अगर ऐसे देशों को सीधे बोल दिया जाए कि भाई तुम अपना फॉसिल फ्यूल्स को खत्म कर दो और केवल रीन्यूएबल एनर्जी पर आ जाओ, तो इन देशों पर भी एक तनाव आ जाएगा और इन देशों के साथ जो है एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा सहयोग भी ब्रिक्स के सदस्य देशों को बनाना है। इसलिए यह बहुत जरूरी समझा गया कि रीन्यूएबल एनर्जी को तो एक ग्लोबल मूवमेंट बनाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो फॉसिल फ्यूल्स पर जो निर्भरता है और जो फॉसिल फ्यूल को खत्म करने का जो एक रियलिस्टिक गोल हो सकता है, उसके साथ भी समझौता न किया जाए। तो बड़ा मतलब बारीकी से इसमें शब्दावलियों का यूज किया गया है। जो रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन जारी किया गया ब्रिक्स समिट 17वां समिट खत्म होने के बाद, उसमें चतुराई से इन सब बातों को रखा गया है। फिर दूसरी बात यह भी है कि आज जिस तरीके से दुनिया में अलग अलग चुनौतियां देखी जा रही हैं, उन सब चुनौतियों को समाधान करने के लिए अलग अलग शक्ति ध्रुवों को काम करना होगा। यानी अगर हमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है जिसमें किसी एक दो देश की न चले या हेजीमनी न हो, एकाधिकार न हो, तो उसके लिए ब्रिक्स को आगे आना आवश्यक है और ब्रिक्स उसी दिशा में काम कर रहा है। अब अगर हम ब्रीफ में जाने ब्रिक्स के इतिहास के बारे में, तो ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था ये 2001 में आया था और ये विचार दिया था गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म है, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट जो थे जिम ओनील, उनके द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया। उन्होंने इस शब्द को क्वाइन किया था और उन्होंने कहा कि ये जो देश हैं ब्रिक्स में, यानी ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, रशिया, तो ये इन देशों के बारे में उन्होंने कहा कि वर्ष 2050 तक ये सब देश अपने स्ट्रांग जीडीपी, स्ट्रांग पॉपुलेशन बेस, स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और अन्य प्रकार के स्किल्स के चलते और अपनी इकोनॉमी के अलग अलग घटकों के चलते वो विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देंगे। बात ये 2001 में कही गई थी और अभी
हम 2025 तक पहुंचे हैं और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है जो कि ब्रिक्स का सदस्य है। और इसके साथ इंडिया को हम देख सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर है भारत। और ब्रिक्स के जितने अन्य सदस्य देश हैं, अगर उनका हम ग्लोबल इकोनॉमी में रैंक देखें तो सब अंडर 10 या अंडर 15 सारे देशों को पाएंगे। तो इस तरीके से जिम ओ'नील का जो सपना था, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी इसके बारे में, वो सही होती दिख रही है। और ये जो देश हैं ये 42% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके साथ साथ लगभग 20% से अधिक ग्लोबल ट्रेड को, 24% ग्लोबल एक्सपोर्ट को ये लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, क्योंकि इंडिया भी है इसमें चाइना भी है। अभी जो यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बताया ही गया है कि 1 अरब 46 करोड़ आबादी हो चुकी है और चीन को पीछे छोड़ करके भारत इस समय वैश्विक जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आ चुका है। तो ये जो पॉपुलेशन है ये भी तो एक असेट है। चीन के पास पॉपुलेशन का असेट बहुत बड़ा है, भारत के पास पॉपुलेशन का असेट बहुत बड़ा है। यूरोप के जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो एजिंग की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। वहां जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है, उनके पास युवा ज्यादा नहीं है, उनके पास फंक्शनल पॉपुलेशन नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा नहीं है, हमारे यहां ज्यादा है। इसलिए हमारे पास ज्यादा संभावना है कि हम भविष्य में एक मेजर इकोनॉमी के रूप में उभरेंगे। और तमाम ऐसे देश जो हैं वो अब धीरे धीरे सैचुरेशन पर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जितना उनको ग्रोथ करना था उन्होंने कर लिया, अब उनका डिटीरियरेशन यानी वो पीछे की तरफ आगे बढ़ेंगे, रिट्रीट करेंगे। लेकिन ये जो ब्रिक्स के देश हैं ये सब में अभी तमाम संभावनाएं हैं। और ये सब जो सदस्य देश हैं ब्रिक्स के, ये एक मंच में नहीं, कई और अन्य संगठनों में भी ये सब शामिल हैं और वहां अपनी बहुआयामी सेवाएं देते हैं ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और मल्टीपोलर इकोनॉमी को बनाने में। इसलिए इनका इंपॉर्टेंस समझा जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय यह है कि अगर एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहिए, अगर एक बहुध्रुवीय अर्थव्यवस्था चाहिए, अगर मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स चाहिए यानी यूनाइटेड नेशंस के स्ट्रक्चर और फंक्शन में रिफॉर्म, उसके डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सुधार, आईएमएफ के वोटिंग राइट पैटर्न में सुधार, आईएमएफ के शेयर होल्डिंग में सुधार, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएलओ जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके फंक्शनिंग में अगर सुधार करना है और उन्हें किसी बड़े देश की केवल बपौती तक नहीं बन के रहने देना है, तो ब्रिक्स को अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभानी होगी। इसके साथ साथ अन्य जो मुद्दे हैं राजनीतिक से हट करके, उन सब चीजों पर भी ब्रिक्स देश बहुत ज्यादा अपना पावर रखते हैं, बार्गेनिंग क्षमता रखते हैं। ये सब स्पेस सेक्टर में आगे जा रहे हैं। चाइना और रशिया के जितने बड़े मोटिव्स हैं स्पेस फील्ड में, उतने मोटिव्स अभी किसी अन्य देश के पास नहीं है। स्पेस में जाकर के ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर प्लांट लगाने तक की बात कर रहे हैं। ऐसे लगातार जो रिसर्च चल रहे हैं इन सब के द्वारा, उससे लगता है कि ये एक अलग प्रकार का पावर स्टैंडर्ड, एक अलग प्रकार की शक्ति का मानक स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हैं। और विकसित देश इन सब दिशा में इस रूप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें एक तरीके से फ्रैक्चरिंग देखी जा रही है। अमेरिका की नीतियां आप देख सकते हैं कि अमेरिका कोई व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रहा है। डेनमार्क हमारा है, कनाडा हमारा है, स्वीडन हमारा है, नॉर्वे, दुनिया भर के जो अलग अलग हिस्से हैं उन सब पर अपना क्लेम कर रहा है। पनामा को भी बोला अमेरिका ने। फिर टैरिफ इस तरीके से लगाना, आप अगर टैरिफ लगाते हैं तो दूसरे देश भी तो टैरिफ लगाएंगे। जब भारत के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क लगाया, भारत तो कभी बीच बीच में थोड़ा दबेगा क्योंकि भारत की जरूरत भी होती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमें कभी कभी चुप रहना पड़ता है, लेकिन तब भी हमने कई अवसरों पर अपनी बार्गेनिंग स्किल्स अमेरिका को दिखाई है और अमेरिका को जवाब भी दिया है कई अवसरों पर। हाल के समय में विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को एक बहुत ही तगड़ा जवाब दिया कि अमेरिका को अगर लगता है कि वो ही अगर चौधरी है, वही सब कुछ लीड करेगा और वो दुनिया की समस्याओं का समाधान अकेले वही करेगा, तो वो उसकी गलतफहमी है। और भारत इस चीज को नहीं मानता कि वो एकमात्र स्वयंभू लीडर है।
तो इस तरीके की बातें कहना, इससे पता चलता है कि हम अमेरिका से अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं या और भी विकसित देशों से, लेकिन पैरेलली साइमल्टेनियसली हम ब्रिक्स देशों के साथ अपनी मजबूती को और ले जाना चाहते हैं आगे। लेकिन यहां पर अंतिम रूप से यह भी प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर ब्रिक्स सदस्य देशों में जो आपसी मतभेद है वो ब्रिक्स को कमजोर कर देगा। ब्रिक्स देशों को चाहिए कि वो इस समस्या का समाधान करें। चीन और भारत के बीच में जिस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिस तरीके से ट्रेड डिफरेंसेस हैं, जैसे चीन और भारत जो है, जो द्विपक्षीय व्यापार है, उसमें सबसे ज्यादा घाटा मिलता है भारत को। $105 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। इसी तरीके से अन्य जो सदस्य देश हैं, रशिया और इंडिया, इसके बीच में कई अवसरों पर देखा गया कि चूंकि अमेरिका ब्लॉक के साथ हम ज्यादा मजबूती से जुड़े हुए हैं, तो रशिया भी कुछ अवसरों पर पीछे चला जाता है। फिर इसमें ईरान भी है। अब ईरान पर अगर मिलिट्री स्ट्राइक इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, तो इन सब के साथ तो हम बैठे हुए हैं I2U2 जैसे संगठन में, या और कई ऐसे संगठन बन चुके हैं जहां पर हम अमेरिका और इजराइल को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में महत्व देते हैं, तवज्जो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ खास फैसला फिर नहीं ले पाते। लेकिन हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जब एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएंगे, तभी ब्रिक्स को और ज्यादा प्रभावी और मजबूत बनाया जा सकेगा। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब भी इन्वायरमेंटल मामला आता है कोई भी, और इन्वायरमेंटल मामलों पे विकसित देश जब टारगेट करते हैं, या फिर विकसित देश जैसे अमेरिका बौद्धिक संपदा अधिकारों की चोरी के मुद्दे पर बहुत ज्यादा इनको लताड़ने की कोशिश करते हैं ब्रिक्स देशों को, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स के मुद्दे पर, तो ये देश जो हैं एकजुट हो जाते हैं। उसमें चीन और भारत की भी एकजुटता देखी जाती है। एक ग्रुप है जिसको हम बेसिक बोलते हैं, यानी ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और रशिया जो है इसमें। तो ये जो 4 सदस्य देश हैं, चीन भी इसमें शामिल है बेसिक ग्रुपिंग में, इसके जो पर्यावरण मंत्री हैं वो बैठ करके जो पर्यावरणीय चिंताएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो ये सब चीजों पर जब इन सब देशों में एक सहमति बनेगी, एक कंसेंसस बनेगा, तो ब्रिक्स और ज्यादा मुखर रूप में सामने आएगा। नहीं तो खाली डिक्लेरेशन पे डिक्लेरेशन जारी होगा और चीजें फिर पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए ब्रिक्स को अब अंतिम रूप से अपने को रीडिफाइन करना होगा। ब्रिक्स को अपने को एक जिसको कहते हैं कि री इन्वेंट करना होगा, अपने गोल्स को भी और अपने यूनिटी को भी, और उसके बाद तब कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रिक्स समिट जो हुआ 17वां 18वां भारत में होगा और भारत चेयरमैन इसका बनेगा। तो ये जो समिट है, इस समिट के तमाम आयामों पर हम लोगों ने चर्चा किया, जो मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी हैं, इसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 जनवरी 2024 को कौन से नए सदस्य बने हैं, 4 कौन से देश थे जो ब्रिक्स के सदस्य बने हैं। जनवरी 2025 में कौन सा नया सदस्य देश, यानी अभी जो इंडोनेशिया बना है। फिर ब्रिक्स के जो ऐतिहासिक पहलू हैं उन सब के बारे में पूछा जा सकता है। ब्रिक्स की समिट अब तक कितनी बार इंडिया में हुई, कहां कहां पर हुई, ब्रिक्स का पहला समिट कहां हुआ था, ब्रिक्स का समिट पहला येकतेरिनबर्ग रशिया में हुआ था। ये सब जो पीटी के फैक्ट्स हैं, इन सबको भी कलेक्ट करना होगा, और उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत आवश्यक विषय है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लाभान्वित होंगे। अगले प्रोग्राम में फिर किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अपने विचार ब्रिक्स के मुद्दे पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।